कुछ देर पहले मैंने देखा कि पंजाब के दो वज़रा जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सच्ची बात यह है कि ऑनेस्टली मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद तालीम के वज़ीर हैं दोनों। और जो बातें वो कर रहे थे मुझे सिर्फ एक बात पे अंदाज़ा ये हो रहा था कि उन्होंने शायद कभी सिंध वो आए नहीं हैं या उन्होंने कभी दौरा नहीं किया कराची शहर का भी। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा तो नहीं, हकीकत है ये। खैर एक वाक़या हुआ कि एक डेलीगेशन आया था यंग पार्लियामेंटेरियंस का, जिसमें तमाम जमातों के जो नौजवान अरकान कौमी असम्बली हैं उन पर मुश्तमिल एक वफ़द था, जिन्होंने सूबा सिंध का दौरा किया। आज से कोई 5-6 महीने पुरानी बात होगी। तो जहाँ वो बहुत सारी और उनकी एक्टिविटीज़ थी, तो वहाँ एक मुलाकात उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी की। उसमें पीटीआई के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, एमक्यूएम के भी थे और पीएमएलएन के भी कुछ लोग थे। तो जब वहाँ सीएम हाउस में वो आए तो मेरे साथ ही पीएमएलएन के एक साहब बैठे थे। उन्होंने ये ख़ुद कहा, ये एडमिट किया उन्होंने कहा कि कराची आकर हमें लगा कि कराची बहुत मुख्तलिफ है उससे जो हमें बताया जाता है या जो मीडिया पे दिखाया जाता है। तो मैंने उससे कहा कि क्या उससे बेहतर है कि उससे बुरा है? तो मैंने कहा नहीं, वो तो बहुत बेहतर है। जो हमें बताया जाता है वो कुछ और ही होता है। तो जो अरकान कौमी असम्बली हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो हमारी मुखालफत में हैं, जो हमारी जमात के नहीं हैं, वो भी उस प्रोपेगंडे के मुतासिरीन में शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया जाता है। तो ये जो दो वज़रा साहिबान थे, जब वो ये बातें कर रहे थे तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि बातें सुनकर कि शायद उन्हें सूबा सिंध के मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता, सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ सूबे में या शहर में काम किए हैं उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद हैं और वो है मरीम नवाज़, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़। जो उनको वो बताती हैं, जो उनको वो दिखाती हैं, जो उनको समझाती हैं, वही उनको नज़र आता है, वही उनको दिखता है, वही वो बोलते हैं। वो साहब कह रहे थे कि सिंगापुर एक पोर्ट के ज़रिए पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है और कराची पोर्ट की हालत देखें। जब एक वज़ीर को ये नहीं पता कि पोर्ट जो है वो सूबाई हुकूमत के पास नहीं होता, और अगर कराची पोर्ट की हालत ख़राब है तो माज़रत के साथ वो अपनी ही वफाकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं और इसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत नहीं उसके ऊपर डाल सकते। इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है और उनसे ये सवाल करें। फिर उन्होंने अस्पताल गिनवाए कि पता नहीं सरगोदा में कोई कार्डियो का अस्पताल है, ऐसा कोई बता दें हमें। फिर कोई एक बताया कि जी कैंसर का अस्पताल है, ऐसा कोई बता दें हमें। फिर कोई और चीज़ बताई कि भाई ऐसा कोई बता दें हमें। मैं उनसे फिर गुजारिश करूँगा कि आपने अच्छा किया कि आपने पंजाब में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में दिल के अस्पताल बना दिए हैं, कैंसर के अस्पताल बना दिए हैं। आप और बनाइए, आपका सूबा बड़ा है, आपके लोगों को, आपके पंजाब के शहरियों को इलाज मुआलजे की अच्छी सहूलत की ज़रूरत है। हमें इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप इससे ज़्यादा बनाइए। लेकिन आप ये मत कहें कि सिंध ने कुछ नहीं किया है। आज भी बाकी कार्डियो के हॉस्पिटल्स को छोड़ दें, सिर्फ कराची का जो NICVD है, एक बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कराची में है, एक बिल्डिंग, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक छत के नीचे जो ट्रीटमेंट्स हुई हैं दिल के मरीज़ों की, वो दुनिया में नंबर 1 है। ये सबसे ज़्यादा तादाद पेशेंट्स की हैं जिनको ट्रीट किया गया है पूरी दुनिया में। किसी एक छत के नीचे इतने इलाज नहीं हुए जितना सिर्फ NICVD कराची कर रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा इन दोनों वज़रा साहिबान से, मैं उनको दावत देता हूँ वो आएँ कराची और हम उनको यहाँ दिखाएँगे पूरे सूबा सिंध में कि हमने हेल्थ में क्या क्या काम किया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो ट्रीटमेंट हुई है NICVD में मरीज़ों की पिछले साल, वो टोटल 45,40,000 मरीज़ों का इलाज हुआ है, पूरे जो उनका नेटवर्क है पूरा इस वक्त। अब तो ज़ाहिर कराची में नहीं, अब तो हैदराबाद, सक्कर, टंडो मोहम्मद खान, सेवन शरीफ, पता नहीं सक्कर तो मैंने बताया, मुख्तलिफ़ शहरों में ये इसके सेंटर्स कायम है और लोगों के इलाज हो रहे हैं और वहाँ ओपन हार्ट सर्जरीज़ हो रही हैं। तो बाकी तो मैं नहीं पता था कि कितने वो थे, लेकिन पंजाब से जो मरीज़ आए, जो हमारे भाई, हमारी बहनें जो यहाँ पर इलाज कराने आए सिर्फ NICVD से, उनकी तादाद 1,19,000 है, जिन्होंने बग़ैर किसी ख़र्चे के 1 रुपया ख़र्च किए बग़ैर सूबा सिंध में, सूबा सिंध के अस्पतालों में
अपना मुफ्त इलाज उन्होंने करवाया है। उसके बाद SIUT है। SIUT एक बड़ा इदारा है और सिंध हुकूमत उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और ज़ाहिर करना भी चाहिए, इसलिए कि वो पूरे मुल्क में जो मरीज़ हैं किडनी के हवाले से उनके वो इलाज उनको फ़राम करते हैं, अच्छा इलाज फ़राम करते हैं। उन्होंने 6,73,000 मरीज़ों का इलाज किया। बाकी सूबों के भी इसमें है, लेकिन मैं चूँकि पंजाब पे बात कर रहा हूँ, तो पंजाब के तकरीबन 28,500 पेशेंट जो हैं SIUT से जो है वो फैज़याब हुए हैं बग़ैर किसी ख़र्चे के। इसी तरह गंबट का हॉस्पिटल हमारा है, आपको पता है कि वहाँ ट्रांसप्लांट होते हैं बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वहाँ भी पंजाब से बहुत सारे लोग आते हैं और अपना फ्री वो इलाज करा के जाते हैं। इसी तरह और भी हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से वो अपना इलाज कराते हैं और अपना मैं उस पर हमें खुशी होती है कि अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके से कोई शहरी आता है जिसको ज़रूरत है बेहतर इलाज की, तो वो सूबा सिंध में आता है, ख़ासतौर पर कराची शहर के बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे आता है, वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और ये अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक चीज़ और बता दूं आपको कि ज़्यादा मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा इसकी। अभी हालिया एक बजट आया है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि गवर्नेंस के मुतालिक जो है ज़बरदस्त उनकी कोई वो लीडरशिप है और बड़ा काम कर रहे हैं, और सूबा सिंध की जो गवर्नेंस है वो बहुत बुरी है। इस साल 2025-26 में आपको पता है कि वफाकी हुकूमत को हमें हर सूबे ने अपने जो रिसोर्सेज हैं उससे कुछ पैसा फ़राम किया है, ज़ाहिर है उनको ज़रूरत है जो सब मुआशी सूरत हाल मुल्क की उसमें। तो उसमें फिर हुआ ये कि जो सूबाई बजट हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया और सूबाई हुकूमतों ने अपने आप को फिर उसमें एडजस्ट किया। हमने क्या किया कि हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो अखराजात होते हैं, जो गुज़िश्ता माली साल हमारा था 25-26 जो गुज़र गया 30 जून को, उसमें हमारे जो एक्सपेंडिचर थे वो थे 281.7 बिलियन, 281.7 अरब रुपए हमारा ये ख़र्चा हुआ था। और ज़ाहिर है कि हर साल ये ख़र्चा बढ़ता है, मुख्तलिफ उसकी वजूहत होती हैं, लेकिन हमने सिंध हुकूमत ने अपना जो इस साल का जो करंट एक्सपेंडिचर है उसके जो एस्टिमेट्स हैं वो हमने वही रखे हैं 281.7 बिलियन। इसमें एक रुपये का हमने इजाफा नहीं किया और हमने ये तय किया कि उतने अखराजात के अंदर हम अपनी सूबाई हुकूमत को चलाएँगे। पंजाब ने क्या किया? पंजाब के जो करंट एक्सपेंडिचर था वो था 648.5 बिलियन, 648.5 अरब रुपये 2025 और 26 का। और उन्होंने इस साल जो करंट ईयर है इसको बढ़ा के 727 अरब रुपये कर दिया है, मतलब इसके अंदर उन्होंने तकरीबन 12.1% का इजाफा किया है। तो जो सूबाई हुकूमतों के ऊपर दबाव था बजाय इसके कि वो अपने अखराजात कम करते, उन्होंने अपने अखराजात बढ़ाए हैं। इसका असर क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हमारा जो तरक्याती बजट था पिछले साल 2025-26 में वो था 1018 अरब रुपये, 1018 अरब रुपये हमारा डेवलपमेंट का था बजट। इस साल वो कम होकर हो गया 720 अरब रुपये, और जो कमी हुई है हमारे डेवलपमेंट बजट में वो 29.2 अरब रुपये की हुई है। ज़ाहिर है कि पैसे हमारे वफाक को चले गए तो हमारा डेवलपमेंट कम हो गया, तो हमारा तकरीबन 29% से ज़ायद जो इसके अंदर कमी हुई। और दूसरी तरफ पंजाब का देख लें, पंजाब ने पिछले साल 25-26 में 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा था, और इस साल क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव था तो उन्होंने इसको कम करके 752 अरब कर दिया। पंजाब के डेवलपमेंट बजट में जो कमी हुई है वो 39.4% है, मतलब 39.4% जो है वो पंजाब के डेवलपमेंट बजट में कम हो गया। अब गवर्नेंस की जहाँ बात है उससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने कोशिश की कि हमारा डेवलपमेंट बजट कम से कम मुतासर हो और हम अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर कंट्रोल करें ताकि जो हालात हैं उसमें सूबे के लोगों को हम किसी को डेवलपमेंट दे सकें। तो हमने कोशिश की, हमने 29% अपना कम किया और पंजाब का जो है 39.4% जो है वो डेवलपमेंट का बजट कम हो गया। ये एक इस साल का जो माली अखराजात या एस्टिमेट्स है उसमें फ़र्क पड़ा है। ये गवर्नेंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर आ जाए, बड़ी दिलचस्प बात है, पंजाब हमसे तकरीबन दुगने से भी बड़ा सूबा है, ये तो आपके इल्म है, बहुत बड़ा सूबा है और हमारी आबादी उससे आधे से भी कम है। जो प्रोविंशियल रिसीप्ट्स हैं, एक तो हमारे पास वसाइल हैं जो वफाकी हुकूमत जो कलेक्ट करती है उसमें से सूबों को शेयर देती है, वो आगे पीछे होते हैं, वो ज़ाहिर है कि हम डिपेंडेंट हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर, उनके रेवेन्यूज़ के ऊपर। एक वो होता है जो सूबाई महकमे ख़ुद कलेक्ट करते हैं,
सूबाई हुकूमत जो है सिंध की, उसने 2025-26 के साल में जो गुजर गया है, मैं एस्टिमेट्स की बात नहीं करता हूँ, जो एक्चुअल्स हैं जो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, सिंध हुकूमत ने 676.1 अरब रुपए कलेक्ट किए हैं, 676.1 बिलियन रुपीज़ सिंध हुकूमत ने ये कलेक्शन की है गुज़िश्ता साल। और पंजाब हुकूमत ने उसी 2025 और 26 में 524.7 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट किए। तो तकरीबन आप ये कहें कि हमसे ये 150 अरब उन्होंने कम इकट्ठा किया है पंजाब की हुकूमत ने, जिनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सूबे चला रहे हैं, और हमारी जो है गवर्नेंस वो ख़राब है। उस ख़राब गवर्नेंस में हमने जो सूबाई हमारे महकमे हैं उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो पंजाब से 150 अरब रुपए ज़ायद हमने कलेक्ट किए हैं। तो ये मैंने आपको सरसरा बता दिया है कि ये क्या सूरत हाल हमारी है। दूसरा, वो साहब कह रहे थे कि कोई ग्रीनरी कर दें, कुछ ये कर दें, कुछ वो कर दें, तो उनको शायद ये भी नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूँ ना, बेचारे पता नहीं नए नए हैं, वो दायरे के अंदर बंद हैं, एक खौल के अंदर बंद हैं, उससे बाहर ना वो देखते हैं ना खौल के बाहर से कुछ बात सुनते हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। सूबा सिंध इस वक्त वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान का जो ये जो क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं, जो हमने फॉरेस्टेशन की है, जो हमने मैंग्रोव्स लगाए हैं, उसके नतीजे में जो कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं तकरीबन $15 मिलियन सूबाई सिंध को मिल चुके हैं। और दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि सूबाई हुकूमत जो है वो अच्छे इक़दाम कर रही है, और उन्होंने मैंग्रोव्स प्लांट किए हैं, उन्होंने दरख्त प्लांट किए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए भी, सूबाई सिंध के लिए भी, कि हमने ये काम शुरू किया और इस काम में अभी तक लगे हुए और ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं बता दूं कि $15 मिलियन जो हैं वाहिद ये हुकूमत है जिसने ये किए हैं। फिर वो शायद उनको पता नहीं है, घरों के हवाले से भी वो बड़ा फ़ख्र से कहते हैं कि जी हमने लोगों को घर बनाने के लिए दिए और 2 लाख घर बना दिए, पता नहीं क्या कर दिया। तो मैं बता दूं जो मुझे पता है उनका मॉडल, वो ये कहते हैं कि जिसके पास प्लॉट अपना है वो सिर्फ पंजाब हुकूमत से रब्ता करे, उसको वो पैसे देते हैं, कर्ज़ा देते हैं, और वो अपना घर तामीर करे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पंजाब हुकूमत जो है उनको सपोर्ट कर रही है और अपना घर तामीर करे। 2 लाख बने अभी तक। सिंध हुकूमत का मॉडल क्या है? सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन जिनकी तादाद 21 लाख बनती है, और वो 21 लाख घर जो हैं उन घरों में वो रहते ज़रूर थे, लेकिन मालिक वो घरों के अक्सर जगहों पे नहीं थे। सरकारी ज़मीनें थीं, कुछ और मसले मसाइल थे, उन्होंने बस घर बनाया हुआ था और रहते थे वहाँ पे, उनके घर तबाह हो गए। सिंध हुकूमत ने बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक फ़ैसला था, एक उनकी डायरेक्शन थी, उनका एक विज़न था, 21 लाख घर बनाने का फ़ैसला किया। 21 लाख, और जिसमें से करीबन 12 लाख के करीब मकान बन भी चुके हैं। 21 लाख घर बना के हम दे रहे हैं, ना सिर्फ घर बना के दे रहे हैं बल्कि उस घर की मिल्कियत भी उस फैमिली की खातून के हवाले कर रहे हैं, उस खातून को मालिक बना रहे हैं हम। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों मॉडल्स में। हम ये कहते हैं कि जिसका घर जहाँ बना हुआ था उसको घर बना के देंगे, उसको बस ज़मीन का मालिक बनाएंगे जहाँ पे उसका घर बन गया है, और वो मालिकाना हुकूक उसको देंगे, और जो खातून सरबराह होंगी, जो फैमिली में बड़ी होंगी, उसके नाम पे वो घर हम कर देंगे। पंजाब का मॉडल डिफरेंट है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब हुकूमत भी इस तरह का कोई कफर लाए, जिसके पास प्लॉट नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उसके लिए भी कोई इस तरह का ये काम कर लें तो शायद बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। कल मैंने देखा एक टीवी पे उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, हालांकि हैं तो समझदार खातून, लेकिन मुझे लगता है ना कि फिर वो जो एक खौल है, मरियम 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 मरियम, उससे निकल नहीं पाते बेचारे, तो जो उनको बताया जाता है वही राह गलाते हैं। वो कहने लगी कि हमने कराची के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। तो वो ये समझती हैं कि शायद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उसके बाद कराची में टैंकर चलना शुरू हो गया, उससे पहले तो कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मेरी बहन को, थोड़ा सा बात करने से पहले सोच लिया करें, समझ लिया करें। कराची दुनिया के उन चंद शहरों में है जहाँ पीने का पानी कोई तकरीबन 125-150 किलोमीटर दूर से आता है। पंजाब के किसी शहर में ये मसला नहीं है, पाकिस्तान के किसी शहर में ये मसला नहीं है। कराची वो वाहिद शहर है जहाँ आपको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, पीने का पानी। तो टैंकर्स का मसला
कराची में अभी नहीं है। टैंकर्स का मसला बहुत पुराना है। अभी कम से कम ये हो गया है, बहुत सारे इसकी वजूहत हैं कि कराची में जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो 7 हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक आपको अंदाज़ा पता है कि बहुत बड़े केसेस चले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप 7 लीगल हाइड्रेंट चलाएं, हर ज़िले के लिए एक, और वो इनके लिए होता है कि जहाँ पानी नहीं पहुँचता, जहाँ लोगों को तकलीफ़ होती है, उनको पानी लेने में आसानी हो जाए। ये बहुत आसान होता है कहना कि टैंकर बंद कर दें। अगर ये बंद हो जाएंगे तो वो शहरी जिनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको पानी नहीं पहुँचता आज, उनके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो थोड़ा सा इस पर ये गौर कर लें कि क्या होता है। फिर उन्होंने एक बात और की बड़ी दिलचस्प, पीपल्स पार्टी का अजीब कहना है, कहते हैं पंजाब में सूबे बनाओ, सिंध में सूबे नहीं बनाओ। तो फिर उनसे गुजारिश करूँगा थोड़ा सा मालूमात अपनी दुरुस्त कर लें आप। सूबे बनाने का इख्तियार ना पीपल्स पार्टी का है, ना मेरा है, ना आज़मा बुखारी का है, ना किसी और का है। किसी भी नए सूबे को बनाने के लिए जो तरीक़ेकार आइन में दर्ज है वो ये है कि जिस सूबे में नया सूबा बनना है, उस सूबे की जो सूबाई असम्बली है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद पास करेंगे पहले कि जी हमारे सूबे में नया सूबा बनना चाहिए, और उसके बाद वो करारदाद जो है चली जाएगी पार्लियामेंट के पास। तो कौमी असम्बली और सेनेट भी उसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर करेगी, और उसके बाद आइन में तरमीम हो जाएगी, और जो सूबों की तादाद है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। ये एक बड़ा सीधा सा तरीक़ेकार आइन में मौजूद है। पीपल्स पार्टी सिंध में इसलिए कहती है कि नहीं बनने चाहिए कि सिंध की आवाम, सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली ये कहती है कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं। और पीपल्स पार्टी नहीं कहती। सूबाई असम्बली में मुख्तलिफ़ औकात में जितनी जमातें आई हैं, सब ये कहती हैं कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, सिंध के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यक़ नहीं पहुँचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब आ जाइए पंजाब पे। पंजाब की असम्बली इस मुल्क की वाहिद असम्बली है जिसने गालिबन 2013 या 12 में एक करारदाद मंजूर की, जिसमें यह कहा कि पंजाब में एक नहीं 2 नए सूबे बनाने के लिए इस पे काम शुरू किया जाए। और उसका बैकग्राउंड क्या था? उससे पहले सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर की थी, जिसमें यह कहा था कि पंजाब में एक साउथ पंजाब जो है सूबा, उसको बनना चाहिए। तो पंजाब के हवाले से सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से, जिसमें यकीनन पंजाब के नुमाइंदे भी होंगे, उन्होंने वोट किया, वो करारदाद मंजूर हुई। उसके बाद पंजाब असम्बली ने, जिसके अंदर पंजाब के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे बैठे थे, उन्होंने करारदाद मंजूर कर ली कि जी पंजाब के अंदर एक नहीं 2 नए सूबे बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, कोई कमीशन बनाएं, कोई इस पर काम शुरू करें। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोग, पंजाब के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ये चाहते हैं कि पंजाब में सूबे बने। इसलिए ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी वहाँ बनना चाहिए सूबा, इसलिए कि लोगों की डिमांड है, मुंतखब नुमाइंदों की डिमांड है। तो ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो पीपल्स पार्टी अपनी ख्वाहिश पे ये बात नहीं करती। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कहती है कि नहीं बनना चाहिए, और पंजाब में पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कहती है कि हाँ यहाँ पे सूबे की ज़रूरत है, सूबे बनने चाहिए, इसलिए कि पंजाब के लोग चाहते हैं, पंजाब की असम्बली चाहती है। तो ये जब बातें इस तरह की करते हैं, बहुत मुझे हैरत और अफसोस होती है। अब वो दूसरी बड़ी दिलचस्प बात ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत पे जो है ना लेक्चर ना दे। तो पीपल्स पार्टी ना दे तो कौन नूली देगी लेक्चर जमहूरियत पे? इस मुल्क में अगर जमहूरियत पर बात करने का हक़ पीपल्स पार्टी को अब नहीं देना चाहते हैं, तो फिर भाई जनरल मुशर्रफ को देंगे, जनरल ज़िया को देंगे, उनके पैदा करदा लीडरों को देंगे। तो मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, ख़ास तौर पे जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट को मजबूत करने के हवाले से, पार्लियामेंट की बहाली के हवाले से, अवाम के हक़ हाकमियत के हवाले से, उसको नून लीग के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारी क़यादत ने लोगों के हकूक़ के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए आमरों से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते तो ज़िंदा रहते, ये बातें ठगी छुपी तो नहीं है ना, उस वक्त पता है सबको कि ज़िया-उल-हक़ ने ऑफ़र भी की, बंदे भी भेजे, सब कुछ किया, चाहते तो ज़िंदा रहते। उन्होंने तो कहा कि मैं एक फ़ौजी आमिर के हाथों मरने को तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं तारीख़ के हाथों मरूँ। दूसरी तरफ
मियाँ नवाज शरीफ साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हम नहीं चाहते हैं कि वो उनकी जान इस तरह जाए, लेकिन तारीख़ में वो भी अपना नाम इस तरह लिखवा सकते थे। लेकिन जब उन पर मुश्किल पड़ी, 10 साल का मुआहदा किया, आराम से मुल्क से चले गए और फिर 10 साल तक उस मुआहदे पर पाबंद भी रहे, कारबंद भी रहे, और वो 10 साल पूरे होने के बाद वो वापस पाकिस्तान आए, वापस सियासत में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी ने आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं, किसी इंतखाबात में धांधली के ज़रिए इक़्तिदार हासिल नहीं किया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने जितने इक़्तिदार हासिल किए हैं वो धांधली के बग़ैर हासिल नहीं किए। 85 का इलेक्शन ज़ाहिर है, उसको मैं तो काउंट ही नहीं करता हूँ, वो तो जो हुआ आपको सबको पता है। जुनेजो साहब बने, उसके ख़िलाफ़ साजिश किसने की? नवाज शरीफ साहब ने की। 88 का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी अताब में रही, धांधली का शिकार बनी, और बेनिफिशरी कौन था? PMLN थी, नवाज शरीफ था। 90 के इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी धांधली का शिकार थी, फ़ायदा किसको हुआ? किसको पहुंचाया गया? नवाज शरीफ को पहुंचाया गया। उसके बाद 93 का इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी को फिर रोका जाता है, काबू किया जाता था कि पंजाब में हमारी हुकूमत ना बने, और वहाँ भी हमारी सीटें हमें हरवाई गई और हमें कंट्रोल होकर हुकूमत हमारी बनी, लेकिन बहरहाल सीटें हमें जितनी मिलनी चाहिए थी हमें नहीं दी गई। उसके बाद 96 का इलेक्शन होता है, 97 का शायद, उसमें पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ? 16-17 सीटों पे आ गए। बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ बेनिफिशरी था। उसके बाद 2002 में ज़ाहिर है कि ये मुल्क से बाहर बैठे थे, आए नहीं हुकूमत में, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ी और उसमें ज़ाहिर है कि जो आने थे वो जमात आ गई थी। 2008, ये बड़ी दिलचस्प बात है, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, लेकिन 2008 के इंतखाबात में भी धांधली करके ख़ासतौर पर पंजाब में नून लीग को सीटें दिलवाई गई मुशर्रफ के दौर में, और उसकी भी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत न मिले और नून लीग को सीटें दे दो ताकि ये आपस में लड़ाइयाँ हो जाएं। पीपल्स पार्टी ने उस धांधली को भी बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी ने जब ये सारे नवाज शरीफ साहब ने APDM जो बनी थी पूरी, उन्होंने इत्तफाक कर लिया कि इंतखाबात का बाइकआउट करना है। उन्होंने तय कर लिया था कि बाइकआउट करना है सबको, बशमूल नवाज शरीफ के। आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको कायल किया कि बाइकआउट मत करो, इंतखाबात में हिस्सा लो। अगर ये ना लेते इंतखाबात में हिस्सा तो पीपल्स पार्टी तो पता नहीं कितनी सीटें लेके बैठी होती। हमने इनको कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लो, हम इनको हाथ पकड़ के दोबारा असम्बली में लाए, हम इनको दोबारा जबरी रास्ते पर लाए, हम दोबारा इनको इंतखाबात में लाए और हमने इनको इंतखाबात में लड़ने पर राज़ी कराया। उसके बाद भी बेनिफिशरी ये थे चूँकि इनको सीटें दी गई। उसके बाद 2013 के इंतखाबात होते हैं, कौन बेनिफिशरी था? RTS बिठाया गया, किसको जितवाया गया? ये जीते। अब 2024 में जो इंतखाबात हुए, ये जितना कह लें, जितनी मर्जी कह लें, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि नून लीग इंतखाबात में बुरी तरह से आ रही है। नून लीग नहीं आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है, शहबाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है, मरियम नवाज आ रही है, अपनी सीट पे आ रही है। हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी धांधली धांधली धांधली। भाई मुझे एक बात बता दो, सूबा सिंध में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें कितनी सीटों पर ये एलिगेशन है कि जी कोई हम फॉर्म 47 से जीते हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सीट पर इल्ज़ाम है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब की सीट पर इल्ज़ाम ये था? क्या फरियाल टालपुर साहिबा की सीट पर इल्ज़ाम है? क्या मुराद अली शाह साहब की सीट पर इल्ज़ाम है? किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है। हम सब लोगों के वोट लेकर मुंतखब हुए हैं। हम सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे हैं। जो खैरात की सीटों पर बैठे हैं वो हम पे जता रहे हैं, हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग, अब मैं क्या कहूँ, अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा उनको तकलीफ़ होती है। देखें, तनकीद करें आप, लेकिन तनकीद वो करें जिसमें थोड़ा सा आपके अंदर आपका जो ज़मीर है ना वो आपको इजाज़त दे कि हाँ ये तनकीद बनती है, ये मुझे करनी चाहिए। मैं खुद चोरी के रास्ते से आके एक सीट पे बैठा हूँ, मैं चोरी के रास्ते से चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मैं चोरी के रास्ते से प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, मैं चोरी के रास्ते से असम्बली की सीटों पे बैठा हूँ, वजारतों में बैठा हूँ, फिर मैं बड़ा करके नहीं नहीं मैं तो, मेरे से बड़ा मोतबर तो कोई है नहीं। ये बात मुनासिब नहीं है। आपने धांधली के ज़रिए हमेशा हुकूमतें बनाई हैं। ये कहते हैं हम GB में हम जीत गए, तो हम कह रहे हैं GB में धांधली हुई हमारे साथ। किसने कहा कि नहीं हुई है? हम कह रहे हैं कि हुई है। हमारी 3-4 सीटें धांधली के जरिए ली गई हैं GB के अंदर, इसलिए ली गई हैं कि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत वहाँ पे ना मिले और हमारी हुकूमत बने तो इत्तेहादी हुकूमत बने। ये कोशिश ही हुई है वहाँ पे। अब कश्मीर में कहते हैं हम शोर क्यों करें, आप मान लें। ओ भाई रिजल्ट हम मानने को तैयार हैं, मानेंगे,
लेकिन अगर कोई चोरी करेगा, कोई डाका डालेगा, कोई मैंडेट छीनेगा, कोई वोट हमारे छीनेगा, तो हम बात तो करें, ये सबूत के साथ बात कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे बंदों को जिता दो, उसका हरा दो। हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारे इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात करो, उस इलेक्शन के रिजल्ट को रोको जहाँ पे दांधी के हम आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये हमारा हक है। ये कोई बात नहीं कि तुमने मैनेज कर लिया, मनूवरिंग कर ली, हमारे बंदे को हरा दिया, अपने को जिता दिया और फिर कहते हो कि मान लो। ऐसे कैसे मानेंगे? हम इनके चेहरे पर जो ये पर्दा डाल के चलते हैं पारसाई का, हम उतारते रहेंगे। अगर ये चोरी करेंगे, डाके मारेंगे, इलेक्शन छीनेंगे, हम इनके चेहरे से पर्दे उतारते रहेंगे। और ये बात मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कह रही है कि इन्होंने किस तरह से किया है। ये मांगे तांगे की हुकूमतों में ये बैठे हैं, हम नहीं बैठे हैं। और इल्ज़ाम लगाने से पहले इनको 10 मरतबा चीज़ों को सोच लेना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, इनको बेचारों को पता नहीं, वो आज बैठ के कह रहे थे इनकी हुकूमत में मुल्क टूटा। तो भाई जब बांग्लादेश बना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। इन अकल के अंदर को कोई बताए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म मुल्क टूटने के बाद बनाए, उससे पहले नहीं बना था। और ये भी इनको समझ में आनी चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर अगर खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम होता तो जनरल ज़ियाउल-हक एक कत्ल के झूठे मुकदमे में उसको फांसी नहीं देता, उसको मुल्क तोड़ने के इल्ज़ाम में फांसी देता। वो एक बड़ा वजनदार केस बनता ना। वो एक झूठे कत्ल के मुकदमे में उसने सज़ा दे दी उसको कत्ल की। अगर उसके ऊपर भुट्टो शहीद के ऊपर थोड़ा सा भी बात होती कि मुल्क तोड़ने में उसका कोई किरदार है, तो ज़ियाउल-हक उसी केस में उसका ट्रायल करता, उसी केस में उसको सज़ा दिलाता। तो थोड़ा सा तारीख को पढ़ें, तारीख को समझें। इस तरह सिर्फ ये आके जो आपको पीछे से फीड किया जाता है ना, जाके उसमें कर लें, तो वो मुनासिब बात नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस अंदाज में कंपेन चलाई गिलगित बल्तिस्तान में और जिस अंदाज में कंपेन चलाई है कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ एक मिसाली है। और वो अपनी कंपेन में कश्मीरियों के लिए जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, उसकी बात करता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहता है कि हम कश्मीर के लिए उनका हक़ हाकमियत, उनका हक़ मिल्कियत और उनके लिए हक़ रोज़गार की बात करते हैं, और ये हम इनको दिलाएंगे। दूसरी तरफ क्या होता है? हम आपको 10 बसें दे रहे हैं, हम आपको ये मोबाइल अस्पताल जो हैं वो ला के देंगे, और हम आपके वज़ीर आज़म बनेंगे। एक तरफ ये तकारीर हैं, ये ख्वाहिशात हैं, ये उनको ललचाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो कश्मीर का बुनियादी मसला है, लोगों के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो ये है, वो समझते हैं कि हमारे पास हक़ हाकमियत नहीं है, हमारे पास हक़ मिल्कियत नहीं है, हमें हक़ रोज़गार हासिल नहीं है, हमारे इलेक्शंस जो हैं वो चोरी किए जाते हैं, हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी से नहीं, असम्बली में खड़े होकर कह चुके हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी में कौमी असम्बली में देखूँ, मैं उनकी नुमाइंदगी सेनेट के अंदर देखूँ। इसलिए PMLN को बड़ी परेशानी है, वो इस तरह के इंतखाबात नहीं जीत सकते जो साफ़ और शफाफ हो, लिहाजा वो ये बदमाशियाँ करते हैं, डाके मारते हैं वोटों के ऊपर और इलेक्शन छीन कर अपने लोगों को जो है जितवाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको सवाल एक एक करके परसों जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब से सुबह को मिलते हैं और दोपहर में जाके एक नई थ्योरी जो है वो बात